Good morning, everyone. Good morning. Good morning.
चलो ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपन क्लास। गुड मॉर्निंग। ओके। सो लास्ट क्लास में हम कहाँ थे? तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे डी ब्लॉक के। ठीक है, डी ब्लॉक में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम देख चुके थे। जो उसका इम्पोर्टेंट सीक्वेंस है वो लगभग लगभग हम देख चुके हैं। अब उसके बाद जो बचे हुए पार्ट्स हैं अपन उस पर बात करते हैं। ठीक है, बचे हुए पार्ट्स मीन्स KMnO4, K2Cr2O7 इनके प्रिपरेशन मेथड्स पे। ठीक है, ये इस पूरे चैप्टर का सबसे कोर पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये दोनों चीज KMnO4 का बनाना, K2Cr2O7 का बनाना, इन दोनों का प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ यार, थोड़ी तबीयत डाउन हो गई है, मतलब मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा शायद, या पता नहीं कोरोना है, भगवान जाने, बट ठीक है, आई गेस मौसम चेंज हो रहा है उसका असर है। बाइक से आने में थोड़ी ठंडी वंडी लग गई थी घर से। चलो, तो यहां तक बात कर चुके थे। क्या बोल रहा है प्रत्युष? नहीं यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं ध्यान नहीं है। ये जस्ट एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग बच्चा। तो लास्ट क्लास में अपन यहाँ तक बात कर चुके थे कि भैया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे देखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज डीएनए ब्लॉक कर लेते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास से ऑर्गेनिक कर लेंगे, आज डीएनए ब्लॉक कर लेंगे। ठीक है, अरे कोरोना नहीं हुआ, चिंता मत करो। सर्दी वर्दी हो गया यार थोड़ा सा, बाइक से, मतलब मुझे कल ही फील हो गया था कि मामला गड़बड़ होगा आज, बट अब कल दिन में तो खिंच गया, लेकिन आज असर होने लगा उसका। चलो। तो बात ये है कि हमने मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में तो बात कर लिया था। ठीक है, ये एक रिएक्शन थी जो कल कर रहे थे, हाँ। अब अपन बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज पे। तो देखो, कुछ और प्रॉपर्टीज में क्या है कि भाई साहब, ये जो डी ब्लॉक वाले होते हैं ना, ये कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, कलर्ड आयंस बनाते हैं ये। ठीक है, अब कलर्ड क्यों बनाते हैं? उसका सिंपल सा रीजन, दैट इज डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन, जिस वजह से हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, मौसम की वजह से हो रहा है वो। अरे बाइक चला के आया ना वो कल, मतलब घर से जब आया था तो मुझे फील हो गया था कि मामला गड़बड़ हो गया है। हवा लग रहा था बाइक से एकदम जबरदस्त वाला, सुबह सुबह निकला था मैं। चलो, डीडी ट्रांजिशन। ठीक है, तो डीडी ट्रांजिशन की वजह से इसमें बेसिकली कलर हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि डीडी ट्रांजिशन कब होगा। तो देखो, डीडी ट्रांजिशन अगर आपके पास डी में अगर आपके पास 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन है तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर डी फुल्ली फिल्ड हो गया या डी में एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है, दोनों केस, या तो डी 0 हो या डी 10 हो, तो भैया इन दोनों केसेस में क्या होगा? कोई ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि फुल्ली फिल्ड है। ट्रांजिशन होकर डी के अंदर में कहाँ जाएगा? सारे के सारे पूरे भरे हुए हैं। या डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं तो ट्रांजिशन किस बात का? ठीक है, तो ये दोनों केस ऐसे हैं जिसमें ट्रांजिशन नहीं होता, जिसमें कलर हमें देखने को नहीं मिलता। इस वजह से डी 0 के केस में और डी 10 के केस में, मतलब जिंक के केस में, या फिर स्कैंडियम +3 के केस में, या टाइटेनियम +4 के केस में हमें कोई कलर देखने को नहीं मिलता। रीजन बिहाइंड, इसलिए क्योंकि वहां पे डी में या तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है या पूरा भरा हुआ होता है। अब बात रही इन सब के कलर की, तो देखो इन सब के कलर याद करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, कितना भी याद करो कोई फायदा है नहीं। अगर ये रट्टा मारोगे तो इससे ज्यादा रट्टा मारने की चीजें आपके पास अवेलेबल है, पहले उनको रट्टा मार लो फिर इनको रट्टा मार लेना, बाकी दिया हुआ एनसीईआरटी में, सो मैंने बता दिया। ठीक है, चलो, बस ये ध्यान रखना कि डी 0 वाले और डी 10 वाले डी डी ट्रांजिशन नहीं दिखाते, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो,
अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब ये जितने डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं इनके पास एक खासियत होती है कि भैया ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ये डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स हैं इनके पास खासियत होती है कि ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स अब कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, आपने कॉम्प्लेक्स मैंने मतलब आपको नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए जान लो, कोई तो तरह का कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, जैसे K4FeCN6। ठीक है NiCO4, ये सिंपल टाइप के कुछ कॉम्प्लेक्सेज है। ठीक है, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेज ये बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जब अपन पढ़ेंगे तो बात करेंगे। हाँ, एक चीज, कल से अपन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, ठीक है, तो कष्ट कीजिएगा, जितना आपको अल्कोहल बताया था, अल्कोहल में प्रिपरेशन मेथड आपको करा दिया था मैंने, उतने प्रिपरेशन मेथड कायदे से करके आइएगा। डाइवोस तक मैंने बताया है, उसको थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। ठीक है, छुट्टी में ऐसा नहीं कि शरबत बना के डकार गए, तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। ठीक है, चलो, तो कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, तो कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनाए, कौन कौन से बनते हैं, तो देखो जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे। उसके बाद डी ब्लॉक वालों के पास एक और भी खासियत होती है, दैट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाने की। कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाने की मतलब हमको पता है कि भैया हमको हाइड्रोजनेशन करना था तो हम प्लेटिनम का यूज करते थे, पैलेडियम का यूज करते हैं, निकल का यूज करते हैं, V2O5 का यूज करते हैं। कब V2O5 का यूज करते हैं, जब SO2 को SO3 बनाना होता है तो V2O5 का यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे कैटलिस्ट हम यूज करते हैं जो कि मेनली डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। रीजन बिहाइंड कि डी ब्लॉक वाले के पास कैटेलिटिक प्रॉपर्टी दिखाने की टेंडेंसी है। ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे का रीजन आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके बीच में वाइड्स होते हैं, और वो जो वाइड्स होते हैं, वो वाइड्स कुछ इस, मतलब ऐसे बोल लो कि इस रेडियस के रेशियो में होते हैं कि वहां पे अगर आप कोई दूसरे एलिमेंट को लेके आइएगा तो उस वाइड में पहले फिट हो सकता है। और दूसरी चीज कि इनकी साइज छोटी होने की वजह से ये दूसरे किसी भी निगेटिवली चार्ज आयन को बड़े आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं, मॉलिक्यूल्स के साथ वैन डेर वाल फोर्स भी बहुत आसानी से बना लेते हैं, जिस वजह से ये डी में पूरी कहानी आती है। क्यों आती है अपने को उससे मतलब नहीं, अपने को सिंपल मतलब है कि डी वाले के पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे एक अपने पास आयन है Fe3+, एक और, ठीक है, अब Fe3+ देखो इस रिएक्शन में ना एज अ कैटलिस्ट काम करता है। कैसे काम करता है, तो करता क्या है कि I- H2O8 टू माइनस आयन जो है इसको I2 और SO4 बनाता है। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये भाई साहब वर्क कर रहे हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये भाई साहब इसको रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ये पर ऑक्सी ये पर ऑक्सी डाइसल्फेट है। ठीक है, मतलब मार्शल एसिड का कुछ नहीं, मार्शल एसिड में से हाइड्रोजन को उड़ा दिया है और कुछ नहीं है। अब इसमें से जो परऑक्सी बॉन्ड है, उस परऑक्सी बॉन्ड को सिंपली इसने सल्फेट बनवा दिया। सल्फर जो यहाँ था वो सल्फर यहाँ भी है, सल्फर में कोई चेंज नहीं हुआ है। आयोडीन जो माइनस में था ये बन चुका है यहाँ पे I2। तो बेसिकली परऑक्सी बॉन्ड यहाँ टूट गया है, उसने क्या किया है कि I माइनस को ऑक्सीडाइज करके बना दिया I2। लेकिन ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती, ये होती है Fe+3 के प्रेजेंस में। कैसे, तो पहले Fe+3 जो है वो I माइनस को ऑक्सीडाइज करके खुद Fe+2 और I2 बन जाता है, और बाद में Fe+2 को ये वाली जो चीज है ये ऑक्सीडाइज कर देती है, खुद सल्फेट बन जाती है और Fe+3 बन जाता है। तो हमें देखने को क्या क्या मिलता है कि हमने Fe+3 लगाया था और Fe+3 हमें वापस मिल गया, यहाँ लगाया था और यहाँ वापस मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज एक्चुअल में उसका कोई कंजम्पशन नहीं हुआ, वो रिएक्शन में रही नहीं, उसने गया अपना मंथरा वाला काम किया, रिएक्शन करवाया और वहां से बाहर निकल गया। सेम Fe+3 यहाँ कर रहा है, इस वजह से हम बोलते हैं कि Fe+3 इज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। तो इसी तरह से बहुत सारे कैटलिस्ट हैं डी ब्लॉक वाले के पास। मतलब ऐसे कह सकते हो कि मैक्सिमम जो कैटलिस्ट होते हैं वो डी ब्लॉक TiCl4 और बहुत सारे हैं जो कि एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। चलेगा चलो, तो ये कहानी हो गई अपने पास इनके कैटलिटिक प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, सेकेंड थिंग, भैया ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स किस तरह के कंपाउंड होते हैं, तो देखो ये वो कंपाउंड्स हैं जो इंटरस्टिशियल साइड्स में, जो भी बताया ना वाइड्स होती हैं, उन वाइड्स में रैंडम ऑर्डर में किसी के आने से जो कंपाउंड बने। जैसे मान लो
प्लेटिनम के जो वॉइड्स हैं उसमें रैंडम ऑर्डर में कहीं हाइड्रोजन आके रह जाए, कहीं नहीं आया, कहीं आ गया, कहीं नहीं आया, उनमें आ गया रह गया तो जो कंपाउंड बना या टंगस्टन में कार्बन का आ जाना, आयरन में कार्बन का आ जाना, ठीक है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स बनते हैं हम उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। खासियत इनकी क्या है कि भैया इनका स्टोसिमेट्रिक रेशियो जो होता है ये बहुत खराब होता है, नॉन स्टोसिमेट्रिक रेशियो में होते हैं ये, नॉन स्टोसिमेट्रिक रेशियो। अब जिसको ये नाम सुन के थोड़ा भारी भरकम लगता होगा उन शॉर्ट ऐसे समझ लो कि हम बचपन से ऐसे कंपाउंड्स पढ़ते आए हैं जिसमें हमेशा जो नंबर लिखा होता है, जैसे मान लो TIC इसमें 1 1 है, लेकिन जैसे इस भाई साहब को देखो VH.56, अब पॉइंट में हम कभी ऐसे नंबर्स नहीं देखते हैं, TiH1.7। तो इस तरह के जो भी कंपाउंड्स बनते हैं जहाँ पे रेशियो जो है बड़ा उटपटांग उटपटांग सा आ रहा होता है, हम उसको बोलते हैं नॉन स्टोसिमेट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो हमें देखने को मिलते हैं वो रेशियो ऐसे ही होते हैं, नॉन स्टोसिमेट्रिक रेशियो देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इनके पास बहुत सारी खासियत भी होती है इन कंपाउंड्स के बारे में, जैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जनरली मेटल से हाई होता है। रीजन बिहाइंड वहां पे वर्क करता है सेम थिंग, दैट इज वेंट्रवॉल फोर्सेस। वेंट्रवॉल फोर्सेस के वजह से वहां बॉन्डिंग, अब देखो मेटल का मान लो ये दो आइटम है और इसके बीच में क्या हुआ है ना कि मान लो कोई जाके बैठ गया यहाँ पे, मान लो जाके बैठ गया, तब इसके वजह से क्या हो गया, इन सबके बीच में क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो गया वो बढ़ गया है, जिस वजह से वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं ना कि ये बीच में बैठा हुआ है ना सबको बाइंड करने लगा है, जिस वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। ये जो TIC है, ये TIC यूज होता है एज अ टूल, कटिंग टूल, और बहुत स्ट्रांग होता है। रीजन बिहाइंड इसको, सॉरी TIC माय बैड, WC ये गलती बोल दिया, ठीक है। TIC भी बहुत स्ट्रांग होता है, बट WC एक्चुअल में यूज होता है एज अ कटिंग टूल, ठीक है। तो कहानी क्या है कि इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कार्बाइड्स हुए, नाइट्राइट्स हुए, रीजन बिहाइंड को बीच में चले जाते हैं, बीच में जाके उन्होंने पूरे को क्या कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं। अच्छा अंकित कौन सा वाला अंकित है भाई? हाँ बिल्कुल, ब्लेड टंगस्टन कार्बाइड होता है। अंकित कौन सा वाला है भाई बता देना, ठीक है। चलो, तो ये कहानी हो गई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। दूसरी चीज की भैया ये बहुत हार्ड होते हैं, वही सेम कहानी, ठीक है। टंगस्टन कार्बाइड काइंड ऑफ, ठीक है, बहुत हार्ड होते हैं, इनको कटिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज मेटेलिक कंडक्टिविटी इनकी अच्छी हो जाती है, ठीक है। इनफैक्ट इसलिए क्योंकि भैया वो मेटल के देखो मेटल के ओरिएंटेशन को तो कोई इफेक्ट करते नहीं है, मेटल तो पहले जैसा था बाद में भी वैसा ही है, मेटल के एटम्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके बीच में जो वॉइड्स है वहां पे आ गया है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज केमिकली इनर्ट। अब देखो केमिकली इनर्ट का मतलब क्या क्या होता है, केमिकली इनर्ट का मतलब होता है कि इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, ठीक है। इसलिए कम होती है क्योंकि ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं, तो इनकी बाद में की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये कहानी है अपने पास कि भैया क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और ये कैसे बनते हैं। अरे कोई बात नहीं ऋतिक, जो भी आइडेंटिटी यार वो बता दो, अंकित, जो भी अंकित हो ये बता दो, ठीक है। चलो, तो ये कहानी है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की कि क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, दैट इज नॉन स्टोसिमेट्रिक रेशियो में होते हैं। इस पे पहले मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस भी बनते थे बहुत सारे, सॉलिड स्टेट में भी देखे होगे, पॉइंट में लगा के दे देगा, बोलेगा कि कौन सा वाला आयन कितना है, ठीक है, इस टाइप के Fe+2 Fe+3 कितना है, या Na+2 Na+4 कितना है, इस टाइप से, ठीक है। चलो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एलॉय फॉर्मेशन। डी ब्लॉक वाले भैया बहुत सारे एलॉयज बनाते हैं, ठीक है, जिसमें से अपना सबसे फेमस एलॉय कौन सा है, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो डी ब्लॉक वाले बहुत सारे एलॉयज बनाते हैं, जिसमें से वन ऑफ द फेमस है स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रोंज, ब्रास, ब्रोंज, बहुत सारे हैं मतलब। इवन गोल्ड का भी हमको पता है कि गोल्ड भी भैया ऐसा ही है जो कि प्योर तो हमें काम आता नहीं है, तो हम उसका भी क्या बनाते हैं, लॉय ही बनाते हैं, लॉय बना के ही इस्तेमाल करते हैं। स्टील क्या है भैया, तो स्टील इज सिंपली Fe+C, आयरन प्लस कार्बन, दिस इज स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या है, तो बहुत सारी चीजें डालते हैं, आयरन, कार्बन, निकल, कोबाल्ट, इन सब का इस्तेमाल किया था, और भी बहुत सारे होते हैं।
ब्रास क्या होता है भैया? कॉपर प्लस जिंक। ब्रोंज क्या होता है अपने पास? तो कॉपर प्लस टिन। ठीक है। तो ये कहानी है एलॉयज की। भैया डी ब्लॉक वाले बहुत सारे एलॉयज भी बनाते हैं। एलॉयज की प्रॉपर्टी हमको पता है, बिल्कुल वैसी ही है जैसे पिछली वाली कहानी थी, लगभग वैसी है भैया। स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, रिएक्टिविटी कम हो जाता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी नॉर्मली बढ़ जाती है। सेम कहानी एलॉयज के साथ भी, भैया इनके एलॉयज होते हैं बड़े काम के होते हैं। ठीक है। चल। तो ये अपने पास चाहे, उसके अलावा एमेलगम, वो तो भूल ही गए, बहुत इंपॉर्टेंट एलॉय है, दैट इज एमेलगम। पूरा मर्क्यूरी का जितने एलॉय बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? एमेलगम कहलाते हैं। ठीक है। तो ये सारी कहानी है कि ये बहुत सारे एलॉयज भी बनाते हैं और जो बड़े काम के होते हैं। ठीक है। चलो, अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला है पोटेशियम डाइक्रोमेट। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये बोर्ड्स पर्सपेक्टिव बोलो या नीट जेई बोलो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बात होती है ये बनता कैसे, तो देखो इसको बनाने के लिए करते क्या है। FeCr2O4 लेते हैं। ठीक है। इसको क्या करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, बेसिकली ऐसे समझो कि रोस्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके सुरुचि। ठीक है। तो FeCr2O4 लेते हैं, उसको Na2CO3 के प्रेजेंस, Na2CO3 के प्रेजेंस और O2 के साथ इसको क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। ये O2 करता क्या है कि इस भाई साहब को इस भाई साहब को ऑक्सीडाइज कर देता है और ये बना देता है सोडियम क्रोमेट। दिस वन इज सोडियम क्रोमेट। ठीक है। Fe2O3 बन गया और CO2 बन के यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है। अब ये जो सोडियम क्रोमेट है, इस सोडियम क्रोमेट को क्या करते हैं कि एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं और ये बन जाता है सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान देने वाली, कि क्रोमियम का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही है। मतलब एसिडिक मीडियम में जब हमने क्रोमेट को ट्रीट किया है, जब वो क्रोमेट से डाइक्रोमेट बना है, तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं आया है। सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट जब बना है, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं आया है एसिडिक मीडियम में ट्रीट करने पे। बस वो कंपाउंड बदला है, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदला है। अब सोडियम डाइक्रोमेट जो है, इसको जब KCl के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये अपने को प्रोडक्ट दे देता है सोडियम डाइक्रोमेट और साथ में NaCl। तो सोडियम डाइक्रोमेट KCl के साथ क्या देता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और साथ में NaCl। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट ही अपने काम की चीज थी। इस पूरे रिएक्शन को रट्टा मार के रखना। ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता और पूछा जाता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसमें से कुछ उठा के दे देते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में अगर मेरे से बोला जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से कौन सा है, तो ये और इसके बाद वाला, दैट इज KMnO4 का प्रिपरेशन। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है। ये रिएक्शन बताती है कि कैसे एसिडिक मीडियम में क्रोमेट डाइक्रोमेट में बदलता है और कैसे बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट जो है वो क्रोमेट में बदल जाता है। CrO4 2- इज अ क्रोमेट आयन। Cr2O7 Cr2O7 2- इज अ डाइक्रोमेट आयन। दिस इज डाइक्रोमेट एंड दिस इज क्रोमेट। ठीक है, कुछ ज्यादा ही उर्दू लिख दिया, चलो ठीक से लिख देता हूँ। डाइक्रोमेट एंड दिस वन इज क्रोमेट। ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में जब इनको ट्रीट करते हैं हम, तो सिंपली ये क्रोमेट से डाइक्रोमेट, ठीक है, और बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट से क्रोमेट बन जाते हैं। ठीक है। चलो, क्या बोल रहा है प्रत्युष? पहले सोडियम क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट क्यों करते हैं? डायरेक्ट सोडियम क्रोमेट प्लस KCl कर देते। डायरेक्ट सोडियम क्रोमेट प्लस KCl कर देते तो हमें प्रोडक्ट में भी तो क्रोमेट ही मिलता ना KCl के साथ में। ठीक है। चलो। बाद में कुछ रिएक्शंस दी हुई है, जैसे एसिडिक मीडियम में ये किस तरह की रिएक्शन होती है, एसिडिक मीडियम में ये क्या देता है, उस तरह से I- H2S, ये अगर इनको आपने ट्रीट कर दिया है डाइक्रोमेट के साथ, ये रिएक्शन क्या देंगे। तो ये पूरी बेसिक कहानी है कि भैया किस तरीके से डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारना है, ध्यान रखना रट्टा मार के। ठीक है, बस
कुछ नहीं तो कम से कम ये रिएक्शंस याद रखो, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो, बात ये स्ट्रक्चर की, तो ये स्ट्रक्चर्स आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हो, फिर से देख लो इसको। क्रोमेट इज Cr से लगा हुआ 4 ऑक्सीजन, इन सब के ऊपर 2 माइनस, चाहो तो ऐसे बना लो, चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई मना नहीं है। डबली बॉन्डेड, अगर आपको बॉन्डिंग याद हो तो बॉन्डिंग में ऐसे क्रोमेटाइन को बनाया करते थे, ठीक है। तो ये भी चलता है, ये भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से ये अपने पास क्या है, डाइक्रोमेट है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें एक ऑक्सीजन एज अ ब्रिज ऑक्सीजन होता है, जो दो क्रोमियम आयन को अटैच कर रहा होता है, जोड़ रहा होता है। तो इसमें सारे ऑक्सीजन एक जैसे नहीं है, 6 एक जैसे हैं, और एक जो सातवां है वो ब्रिज ऑक्सीजन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट का प्रिपरेशन, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो, और ये बिल्कुल रट्टा मारना होना चाहिए। इसमें करते क्या है कि MnO2 को KOH और O2 के प्रेजेंस में ना फ्यूज कर देते हैं, कुछ नहीं है, हीट कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। MnO2 को KOH और O2 के प्रेजेंस में फ्यूज कर देते हैं, तो ये बन जाता है पोटेशियम मैग्नेट। K2MnO4 इज पोटेशियम मैग्नेट, दिस वन इज पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। अब पोटेशियम मैग्नेट जो बना, इस पोटेशियम मैग्नेट, अब ये देखो ध्यान दोगे तो यहाँ ये K2MnO4 है, तो बेसिकली ये है क्या एक्चुअल में, MnO4 2 माइनस आयन है, ठीक है। अगर यहाँ पोटेशियम को हटा दोगे तो MnO4 2 माइनस आयन है। तो फिर ये जो मैग्नेट आयन है, इसको एसिडिक मीडियम में जब ट्रीट करते हैं, तो यहाँ ध्यान दोगे तो ये बन जाता है पर मैग्नेट, और साथ में MnO2 बाहर निकल जाता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस रिएक्शन में दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे, तो देखो ध्यान दो यहाँ पे, इसमें Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो होता है +6, लेकिन यहाँ पे होता है दैट इज +7, और यहाँ पे होता है +4। तो इस चीज को ध्यान रखना कि भैया MnO4 2 माइनस का जो डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन होने के बाद हमें MnO4 माइनस मिलता है और MnO2 मिलता है, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बिल्कुल बिल्कुल प्रत्युष, इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है, ठीक है। देखने में अच्छा लगता है ये, अगर कभी लैब में देखोगे तो देख के अच्छा लगेगा, देखने में सुंदर सा लगता है, इसका कलर बहुत अच्छा होता है, प्यारा कलर होता है, ठीक है। लेकिन इसको, ये हो गया मेथड कि बेसिकली लैब में कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर बात करें इंडस्ट्रियली इसको कैसे बनाया जाता है, तो इंडस्ट्रियली बनाने का तरीका ये है, MnO2 लिया, इसको KOH और KNO3 के साथ फ्यूज कर दिया, तो MnO4 माइनस आयन बन गया, दैट इज मैग्नेट आयन। सेम ये ऊपर वाली कहानी, फ्यूज कर दिया, MnO4 माइनस आयन बना। MnO4 माइनस आयन को ऑक्सीडेशन कराते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, बेसिकली ऐसे समझ लो कि बैटरी का यूज करके इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, तब जाके बन जाता है MnO4 माइनस आयन। तो जो दूसरा वाला स्टेप है, ये यहाँ पे थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे दूसरे वाले स्टेप में हम इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं, और जब लैब में बनाते हैं तो उसको एसिडिक मीडियम में ट्रीट करके डिस्प्रपोर्शनेशन करा देते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है जिस जैसे हम इंडस्ट्रियली बनाते हैं, और बाकी ये तरीका है जिसके थ्रू हम लैब में बनाते हैं। उसके बाद एक रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है कि भैया Mn+2 को आप MnO4 माइनस कैसे बनाओगे, या Mn+2 आयन को आप पर मैग्नेट आयन कैसे बनाएंगे। तो यही है H2OH 2 माइनस के साथ ट्रीट करोगे तो ये MnO4 माइनस और सल्फेट आयन बन के बाहर निकल जाएगा। तो ये एक तरीके का सिंपल कन्वर्जन है, ठीक है। सिंपल कन्वर्जन है कहाँ से, तो Mn+2 आयन से, Mn+2 आयन से MnO4 माइनस आयन कैसे बनाया जा सकता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखना कि इसको लैब में कैसे बनाते हैं और इसको इंडस्ट्रियली कैसे बनाते हैं, चलेगा। अच्छा, ऐसा है क्या कि बोलते जा रहा हूँ मैं, सही में, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। इसमें कुछ समझने वाला ज्यादा है नहीं यार, इसलिए कोई मतलब नहीं बनता। प्रत्युष बोला है कि उसका फेवरेट कलर पिंक है, क्या बात है, चलो गुड प्रत्युष, अच्छी बात है। अच्छा, बेबी पिंक है, क्या बात है, गजब। प्रत्युष बोला नहीं नहीं बेबी पिंक है, कोई बात नहीं प्रत्युष बेटा। चलो ठीक है, ओके, ठीक है। चलो, तो अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, ठीक है। ये है कुछ रिएक्शंस, ठीक है।
किसी काम के ज़्यादा नहीं है, बट ये रिएक्शन में यहाँ पे इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि ये रिएक्शंस आपको बहुत कॉमनली आते हैं रेडॉक्स में। रेडॉक्स कैलकुलेशन जब आप पढ़ते थे तो आपको उस समय ये रिएक्शन बड़े कॉमनली देखने को मिलते थे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो रिएक्शन है ये रेडॉक्स में आते हैं। उस समय टीचर बोल दिया करते थे कि बेटा जब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पढ़ोगे या पी ब्लॉक पढ़ोगे तो आपको रिएक्शंस आएंगे, ये उसमें का रिएक्शन है। तो ये उन्हीं में के रिएक्शंस है, बुक में नहीं नॉर्मली रेडॉक्स के क्वेश्चन आते हैं तो लिख के नहीं देता, वो बस बोल देगा कि H2S को ट्रीट किया KMnO4 से, तो यहाँ से हमको सोचना होता है कि H2S को KMnO4 से ट्रीट किया तो क्या बनेगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, तो इसलिए वो रिएक्शन यहाँ लिख दिया है। बाकी आपके लिए नॉर्मली किसी काम का नहीं है, लेकिन हाँ बस इतना है कि जब पढ़ना तो एक नज़र इस पे जरूर डाल देना कि कौन कौन ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा है। जैसे यहाँ ऑक्सीलेट आयन है, ऑक्सीडाइज किया तो CO2 बन गया, MnO4 बन गया Mn+2। तो इन चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट आयन एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पर मैग्नेट आयन, ठीक है। ये MnO4- है, दिस इज MnO4- एंड दिस इज MnO4 2-। तो दिस इज MnO4 2- एंड दिस इज MnO4-। कुछ और भी रिएक्शन दिए, जैसे ऑक्सीलेट है, इसको ट्रीट किया तो CO2 बन गया, Fe+2 Fe+3 बन जाता है, NO2- जो है वो NO3- बन जाता है, I- जो है वो I2 बन जाता है। कब? जब आप इसको KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं तब। तो बेसिकली ये रेडॉक्स के रिएक्शंस हैं, बट ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, अंकित कुछ कहना चाहता है, प्रत्युष? अच्छा ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट थिंग इज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखो ये एक ऐसी टॉपिक है ना जो लिटरली लगभग, मतलब अगर टाइम ही खराब हो तो बात अलग है, ठीक है। टाइम ही खराब हो तो कौन सा वाली रिएक्शन लेखिका बता दे बेटा, पीछे वाली। अच्छा ठीक है, मैं बस समझा देता हूँ। देखो ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन, ये ऊपर वाली रिएक्शन चलो लेके समझाता हूँ मैं। ऊपर वाली ये क्या है, ऑक्सीलेट आयन है, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीलेट आयन। ऑक्सीलेट आयन को अगर आपने MnO4- और एसिडिक मीडियम में ट्रीट करोगे तो ये प्रोडक्ट क्या दे देगा, ये दे देगा CO2 साथ में Mn+2 दे देगा। यही रिएक्शन ये कहना चाहती है। अब यहाँ पे आप चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये ऑक्सीलेट आयन को क्या किया इसने, CO2 दिया, इसने शॉर्ट में लिख दिया कि ऑक्सीलेट CO2 देता है, Fe+2 Fe+3 देता है, तो यहाँ पे चेंज कर लो, ये Fe+2 और यहाँ पे लिख लो Fe+3, ये NO2- यहाँ लिख लो नाइट्राइट, यहाँ लिख लो अपने नाइट्रेट NO3-, यहाँ I- लिख लो और यहाँ पे लिख लो I2। चलेगा? अब डन है? चलो ठीक है, तो ये कहानी है, हाँ ठीक है। तो ये कहानी है इनके रिएक्शंस की, ठीक है। अब ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो अगर टाइम खराब होगा तो इसके क्वेश्चन उठ पटांग आ जाएंगे, अदरवाइज इसके बहुत फिक्स पैटर्न है कि किससे क्वेश्चन आता है, बाकी टाइम खराब होगा तो बात अलग है, ठीक है। देखो, अब इसमें मेनली एफ सीरीज की बात करें, इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। इनर क्यों बोलते हैं भैया, ट्रांजिशन के अंदर में घुसा हुआ है तो इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। हम आइडियली ये मान के चलते हैं कि ये जितने भी एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट हैं, इनका जो ग्रुप है, ये पहले ही बात किया था, इनका जो ग्रुप है वो 3 होता है। आइडियली हम मान के चलते हैं कि ग्रुप 3 में ये आते हैं, ठीक है। पीरियड की बात की जाए तो 2 पीरियड्स होते हैं इसमें, ठीक है। लेंथेनॉइड किस पीरियड में आता है भैया, तो लेंथेनॉइड का पीरियड होता है अपने पास कौन सा, 6th पीरियड, ठीक है। एक्टिनॉइड जो होता है वो किस में आता है, 7th पीरियड में आता है, ठीक है। एक्टिनॉइड्स के बारे में तो और भी कुछ नहीं जानते। अब इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, तो देखो ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं। अब इस बार नीट ने क्या किया ना कि एटॉमिक नंबर देके एलिमेंट का नाम पूछ लिया था। तो नॉर्मली पहले लोग याद नहीं करते थे कि इतने एलिमेंट्स कौन याद करेगा, मतलब कुछ लोग याद करते थे, नॉर्मली इसको अवॉइड करते थे, क्या जरूरत है इतना मेहनत करने का। लेकिन नीट ने सीधे एटॉमिक नंबर देके एलिमेंट पूछा, कोई रिएक्शन रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, बस एलिमेंट का नाम पूछ लिया, भैया इस एटॉमिक नंबर के एलिमेंट का नाम बता दो क्या होगा। तो आपसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप थोड़ा सा एलिमेंट के नाम याद रखिए, जरूरी है, चाहे वो किसी ब्लॉक से बिलोंग करता हो, ठीक है। चलो, अब ये लैंथेनॉइड सीरीज को क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो सबसे पहला एलिमेंट है दैट इज लैंथेनम। तो इस लैंथेनम के वजह से इस पूरे सीरीज का नाम क्या है, लैंथेनॉइड सीरीज है, ठीक है। अब जरा इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को गौर फरमाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप नोटिस करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि हमें एक चीज पता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो याद, अगर वहां देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त ऐसे ऐसे जब काटते हो, तो आप काटते हो देखोगे क्या
कि 6s के बाद आइडियली आपके पास आना चाहिए 4f। 6s के बाद क्या करना चाहिए, 4f कटना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, 6s के बाद 4f में नहीं आता है इलेक्ट्रॉन, 4f भी बिना आए हुए 5d में चला जाता है, जो कि 4f के बाद आता है, दैट इज 5d। ठीक है। तो इसलिए इस पूरे सीरीज के साथ समस्या क्या है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जनरल नहीं है। जो बचपन से सिखाया गया था वो जनरल नहीं है। मतलब इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, मतलब कहीं पे कहीं बढ़ा हुआ है, कहीं पे कहीं घटा हुआ है। इसलिए इन सबको याद करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, एक का आपको ध्यान रखना है, दैट इज लेंथेनम। लेंथेनम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको ध्यान रखना होगा, और वो कॉन्फ़िगरेशन होता है 5d16s2। इसमें एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और इस वजह से लेंथेनम को, सॉरी, लेंथेनम को हम एफ सीरीज का नहीं मानते, उसको इनर ट्रांजिशन नहीं बोलते। लेंथेनम को आइडियली बोला जाता है सिंपली ट्रांजिशन एलिमेंट ही। ठीक है। बहुत जगह देखोगे तो डी वाले में लिख के देता है। रीजन सिंपल सा है कि भैया इसमें एफ में इलेक्ट्रॉन है नहीं, एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होता था तो हम उसको ट्रांजिशन नहीं बोलते थे, वैसे एफ में नहीं है तो हम उसको इनर ट्रांजिशन नहीं बोलते। ठीक है, तो उसको हम इनर ट्रांजिशन का यूज नहीं करते। ठीक है। अब बात ये आता है, हाँ बिल्कुल बेटा, थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है। चलो, अब बात करते हैं इनके बाद के जो एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो इसके बाद बहुत सारे एलिमेंट हैं। ठीक है। अब इनमें इन सबको याद करना इस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इनका कॉन्फ़िगरेशन याद करना, नाम याद कर सकते हो, करना ही है। कॉन्फ़िगरेशन इनका याद करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ से ध्यान रखनी होंगी। क्या क्या, जरा उस पर बात कर लेते हैं। इसमें कुछ एलिमेंट्स देखो, इसमें सारे ही ऐसे हैं जो +2 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं, सारे +2 के साथ ही इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है कि +2 होगा तो क्या होगा, इसका 2 निकल जाएगा तो बस 5d1 बचेगा। इसका +2 होगा, 2 निकल जाएगा, और यहां से ये जो d1 है ये वापस f में जाके f2 बना लेता है। ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं याद रखना, बस ये याद रखना है कि इसमें सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो +2 कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो +3 भी दिखाते हैं, लेकिन कुछ इसमें से ऐसे हैं जो +4 दिखाते हैं, जिसमें से वन ऑफ दिस सीरियम। और सीरियम जब +4 दिखाता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 0 हो जाता है। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना एग्जाम्पल के तौर पे, कि सीरियम +4 जब दिखाता है, क्योंकि ये आगे में आएगा, सीरियम +4 जब दिखाता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F0 हो जाता है, F0 हो जाता है। उसके अलावा कौन कौन से हैं, तो PR है, ND है, उसके नीचे TB और DY है, ये सारे भी F+4 दिखाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या, +2 सारे दिखाते हैं, +3 सारे दिखाते हैं, +4 कुछ ही दिखाते हैं, सारे नहीं दिखाते। तो ये एक, इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, +4 में एक सीरियम जब +4 दिखाता है तो उसके एफ में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, ना एफ में रहता, ना डी में रहता, ना एस में रहता। मतलब जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स भरे गए थे वो सारे खाली हो चुके हैं। इसका कुछ इंपॉर्टेंट रोल है, वो आगे बात करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन का। तो देखो, जनरल कॉन्फ़िगरेशन इस भैया का क्या होता है, तो इस भैया का होता है NS1 या 2। ठीक है। N-1 D1, या यूजुअली 1 या 2। ठीक है। एंड N-2 F 1 से लेके 14 तक। ये एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन है जो जनरली हमें देखने को मिलता है, इसके अलावे हमें जनरली देखने को नहीं मिलता। तो ये एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया इस पूरे सीरीज का। ठीक है। चल, अब आगे बात करते हैं, इनके एटॉमिक साइज को देखो। ठीक है। तो इनका एटॉमिक साइज बड़ा सिंपल है यार, और सबके जैसे तबाही मचाने वाले नहीं है भैया। लेफ्ट से राइट आओगे एटॉमिक साइज कम होते जाएगा। इसको गौर फरमाओगे तो देखो क्या कि लेफ्ट से राइट जब आ रहे हो तो सिंपली इनका एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमको टेंशन नहीं है इसमें, एटॉमिक साइज बहुत चिल वाला इसका है। ठीक है। लेफ्ट से राइट जब जाओगे तो ये सिंपली क्या हो रहा होता है, इनका साइज डिक्रीज हो रहा होता है। हमको पता है क्यों डिक्रीज हो रहा होता है, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज अपना क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है। चलो, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर अपन पहले ही बात कर चुके हैं, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर 2, 4 ये दिखते हैं, लेकिन इन सब में 3 जो है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल। 2, 3, 4 बहुत दिखते हैं, लेकिन जो 3 होता है ये मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, मोस्ट स्टेबल।
3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट स्टेबल होता है, 2 भी लग सारे दिखाते हैं, 4 जो है वो सारे नहीं दिखाते, कुछ दिखाते हैं, ठीक है। सम एलिमेंट सोच, कुछ ही एलिमेंट्स हैं जो 4 दिखाते हैं, बाकी सारे 4 नहीं दिखाते हैं। 2 और 3 जो है वो सारे दिखाते हैं। तो यही 3 इसका मेजर ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कंपाउंड्स की, कि भैया ये कंपाउंड्स किस तरह का बनाता है, ठीक है। तो देखो, हम बहुत लिमिटेड इसमें पढ़ते हैं। लैंथेनम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो Ln2O3, सल्फर से Ln2S3, LnN, इसको छोड़ दो, LnOH थ्राइस, इधर LnX3, Ln इधर ये बना लेता है H2, एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है। तो अगर थोड़ा सा गौर फरमाओगे ना, तो यहाँ आपको दिखेगा कि ये सारे कंपाउंड्स लाइक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के जैसे प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसके देखने को मिल रहे हैं। जैसे एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसका जो एसिड बनता है, चलो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं, माय बैड, एसिड नहीं बेस बनता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हो तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज Al2O, सॉरी AlOH थ्राइस, ठीक है। तो देखो इसका भी जो बेस बना हुआ है, ये भी जो हाइड्रोक्साइड बना है वो क्या बना है, AlOH थ्राइस। इसका जो ऑक्साइड बनता है एल्यूमिनियम का वो क्या बनता है, तो हमको पता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है Al2O3, इसका भी ऑक्साइड क्या है, LnO3। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि लेंथेनम का जितना भी, चाहे नाइट्राइड बने, ऑक्साइड बने, सल्फाइड बने, बस एक कार्बाइड को छोड़ के, चाहे वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं, हमको पता है कि एल्यूमिनियम को जब एसिड H+ के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमको पता है कि भैया ये क्या दे देगा, H2 गैस देगा। सारे मेटल्स क्या देते हैं, H2 गैस देते हैं। उसी तरीके से Ln भी क्या करता है कि एसिड से रिएक्ट करके H2 गैस दे देता है, बिल्कुल वैसे ही है। बस LnC2 को छोड़ के, कार्बाइड को छोड़ के, सारे केसेस में वो बिल्कुल वैसे रिएक्ट करता है जैसे एल्यूमिनियम करता है। मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा दिखता है, तो गौर फरमाओगे तो सारे केसेस में हम जनरली मान के चल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर 3 के साथ हमें प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। एल्यूमिनियम का +3 होता है, उसी तरह से Ln का भी +3 देखने को मिल रहा है। ये पूरे केसेस में लैंथेनम के साथ जनरल रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसके बारे में पूछ देता है। बाकी बहुत सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, बोलता क्या है कि एक ऐसे मेंबर का नाम बताओ लैंथेनॉइड सीरीज का जिसका +4 ऑक्सीडेशन नंबर जाना जाता है। बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसमें सीरियम भी है, सीरियम +4 के साथ जाना जाता है, ठीक है। चलो, C+2 के साथ जाना जाता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D0, मतलब इसका D में भी 0, F में भी 0 और N में भी 0। अब कौन सा वाला, तो ये चाहो तो लिख सकते हो, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, ये 5 और ये 4। थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, बट इस चीज़ को ध्यान रखना, सॉरी, एस में, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन कोई ज़रूरत नहीं है इसका, बस C+2 चाहो तो लिख दो, चलेगा, ठीक है। चलो, उसके बाद कुछ एप्लीकेशन आते हैं, ठीक है, कुछ एप्लीकेशन आते हैं डी और एफ ब्लॉक वाले के। बहुत सारे एप्लीकेशन हम देख चुके हैं यार, कहाँ कहाँ। तो भैया ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। उसके बाद जैसे PD, PT, NI, बहुत सारे हैं, ठीक है, V2O5, बहुत सारे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इनमें बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जिनसे क्वाइंस बनते थे, हम इसको बोलते भी हैं क्वाइनेज मेटल्स। क्वाइनेज मेटल्स इसमें मिलते हैं, जैसे अपने को कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनके क्या बनते हैं, क्वाइंस बनते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक में बहुत सारे, चाहे उसके अलावा और भी क्या यूज है, तो हमें पता है कि भैया Fe जो है ये बिल्डिंग मटेरियल का काम करता है, ठीक है, स्ट्रांग होता है, और इस वजह से क्या कर वर्क करता है, जब बिल्डिंग मटेरियल, ये खाना बनाने में बर्तन वगैरह जो यूज करते हैं वो भी Fe का बनता है, बिल्डिंग बनाने में जो सरिया यूज करते हैं वो भी Fe का बनता है, बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल्स में भी बहुत सारे यूज किए जाते हैं। तो इस पूरे डीएनए ब्लॉक में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके बहुत सारे यूजेज हैं, ठीक है। बहुत कॉमनली यूज हमें देखने को मिलते हैं, कॉपर हुआ, कॉपर के हम मतलब जग जग वगैरह यूज करते हैं, ग्लास वगैरह यूज करते हैं, पानी वानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी कहानी डी ब्लॉक की जो फर्जी की है, कभी इससे क्वेश्चन वोश्चन नहीं आता, ठीक है। अब बात आती है एक्टेनॉइड्स की। तो देखो भैया, एक्टेनॉइड्स के बारे में ना ज़्यादा कुछ नहीं जानना, बस इतना ध्यान रखो कि इसमें मैक्सिमम ऐसे मेटल्स हैं, मैक्सिमम मेटल्स आर रेडियो एक्टिव। इसमें मैक्सिमम ऐसे हैं जो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। और इसी में से बहुत सारे ऐसे हैं जो यूज आते हैं न्यूक्लियर पावर में, न्यूक्लियर पावर,
ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो न्यूक्लियर पावर में यूज आते हैं, जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ये सारे की कहानी क्या है, ये न्यूक्लियर पावर में इस्तेमाल होते हैं। मतलब एक्टिनॉइड्स का बेसिकली केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिस्ट्री से इसका ज़्यादा लेना देना नहीं है, इसका ज़्यादा लेना देना है न्यूक्लियर से। ठीक है, केमिस्ट्री में ये लगभग इनके बारे में हम ना के बराबर पढ़ते हैं यार, जो पावर इतना सारा दे रहा है उसका केमिकल रिएक्शन जान के क्या होगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। शिवानी बोलिए रेडियो एक्टिव क्या होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है बेटा, जब आपका न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, वो डिसइंटीग्रेट होकर उसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाए, बेसिकली ऐसे समझ लो कि न्यूक्लियस चेंज हो रहा है, दैट इज सिंपली अ रेडियो एक्टिविटी। चलेगा? ठीक है। बिल्कुल प्रत्युष बोल रहा है, चलो ठीक है। तो पहले जमाने में होता ये था कि कॉपर के, सिल्वर के कॉइन्स, गोल्ड के कॉइन जब बनते थे, तो हम आज के टाइम में उस चीज़ को उल्टा थोड़ा सा अंधविश्वास में यूज करते हैं। जब गंगा नदी के ऊपर से आते हैं तो हम उसमें सिक्का फेंकते हैं। पहले ज़माने में लोग सिक्का फेंकते थे, वो इसलिए फेंकते थे क्योंकि उस वो कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का बना होता था। और जो पानी पीते थे लोग, वो नदी का ही पानी पीते थे। पहले बोरवेल नहीं होता था, पहले आरओ नहीं होता था, पहले पैक्ड वाटर नहीं मिलता था, नदी का पानी पीते थे। तो उसमें सिक्का फेंकने का फायदा ये होता था कि जब फेंकते थे तो वो जो पानी से, वो चूंकि वो फ्रिक्शन होगा, पानी से वो टकराएगा, तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें जो मेटल है वो मेटल मिक्स हो जाएगा वाटर में, और जब उसको हम पियेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता था। इसलिए चाहे कॉपर का बोलो या सिल्वर का बोलो या गोल्ड का बोलो, इन सब का इस्तेमाल होता था। लेकिन हाँ, कॉपर का सबसे अधिक होता था, कॉपर के कॉइन्स भी बहुत अधिक चले हैं। ठीक है, इस वजह से कॉपर का जो ट्रेंड है वो थोड़ा ज्यादा रहा है। ठीक है, ऐसा प्रत्युष कहना चाहता है। ठीक है, चलो। तो ये कहानी अपने पास है एक्टिनॉइड्स की। भैया एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, ये इसका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर, जरा ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा क्या, कि सब में थ्री जो है वो कॉमन आपको दिखेगा, सब में थ्री कॉमन दिखेगा। तो भैया इन सब में जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज थ्री। थ्री जो है वो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा देखने वाला है। बस एक इसमें है, दैट इज टी एच। टी एच ही एक ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें फोर देखने को मिलता है सिर्फ, बाकी सारे ही ऐसे हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बाकी सारे ही ऐसे हैं जिनमें इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमें थ्री देखने को मिलता है। तो ये अपने पास कहानी हो गई पूरे के पूरे सीरीज की, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज की। ठीक है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपने पास पूरी कहानी हो गई लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज की और डी ब्लॉक की। ठीक है। बिल्कुल लेखिका। तो बस इसके साथ ये चैप्टर का द एंड होता है। ठीक है, रट्टा रट्टा मारने वाला है। बस अब इतना है कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैंने बता दिया है। अब कष्ट आप पे है कि आप थोड़ा सा इसको टाइम दीजिए, एनसीईआरटी रीड कीजिए, पढ़िए, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए क्लास में। बाकी जितना बताया है और जो इम्पोर्टेंट बोला है उसको रट्टा मार जाओ, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब अपन सिर्फ और सिर्फ, हाँ, दो क्लास में खत्म। बिल्कुल, तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा पढ़ने के लिए शिवानी, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, मतलब जबरदस्ती का पढ़े और वो किसी काम का नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, कल से अपन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी कुछ दिनों तक कंटिन्यूअसली अब ऑर्गेनिक चलेगी। आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बचता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहले ऑर्गेनिक पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन या तो बीच में कभी घुसा के पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो फिर लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। मैंने क्या झूठ बोला? अच्छा ठीक है, लेखिका मैं देखता हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो अपन बात कर लेंगे। ठीक है, पर्पल क्या बोल रहा है? अच्छा, पर्पल बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसा कहना चाहता है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ना, बताने की क्या जरूरत है, कोई पूछा थोड़ी है ऐसे, तो चिल मार, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई पूछने वाली आएगी तो बता देना उसको कौन सा कलर पसंद है, और क्या। अच्छा, सॉलिड स्टेट बाकी है? सॉलिड स्टेट नहीं हुआ है क्या?